वक्त के काबिल रे हम बन पाएंगे कि क्या पता है कि रे हाँ क्या आज मेरे दिल में है। वक्त आने दे तुझे बतला देंगे ये आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अजय पाल यादव आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मेरे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है इनसाइक्लोपीडिया ऑफ स्टडी। आज मैं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के सबसे रोचक सेगमेंट वार्तालाप की शुरुआत करने जा रहा हूं। आई होप कि मैं आज के दिन को आपके जीवन के एक सबसे बेहतरीन दिनों में शामिल करने के लिए जा रहा हूं। तो आइएगा आज के वार्तालाप सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आपको ये लगता है कि आप थक गए हो, अगर आपको ये लगता है कि आपको क्विट कर देना चाहिए, अगर आपको ये लगता है कि आपने सफल होने के लिए वो सभी एफर्ट्स या वो सभी प्रयास लगाए जो आप लगा सकते थे, लेकिन फिर भी अगर आपको सफलता नहीं मिली और अब थक हार कर ये निश्चय कर चुके हो कि अब ये मुझसे नहीं होगा, मुझे इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए, तो आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस सेशन के बाद आप अपनी सोच को बदल दोगे, क्योंकि मुझे पता है कि विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर नेवर विंस। जो व्यक्ति जीतते हैं वो कभी क्विट नहीं करते, और जो व्यक्ति क्विट करते हैं वो कभी भी जीतते नहीं हैं। इतिहास ऐसे लोगों के एग्जाम्पल से भरा पड़ा है जिन्होंने अपने अदम्य साहस के बल पर सक्सेस की उन ऊंचाइयों को छुआ जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। उनमें सबसे पहला एग्जाम्पल या सबसे पहला नाम आता है गौतम बुद्ध का। ये गौतम बुद्ध वही बुद्ध थे जो आगे चलकर इतिहास में महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। महात्मा बुद्ध की अगर मैं बात करूं तो सिद्धार्थ से और महात्मा बुद्ध बनने की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक लंबे समय तक सच की खोज में, मोक्ष प्राप्ति की खोज के लिए सिद्धार्थ दर बदर भटकते रहते हैं, और इतने लंबे समय बाद भी उन्हें कहीं से भी जब मोक्ष की प्राप्ति के साधन नहीं मिलते हैं तो वो थक हार कर एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। गौतम बुद्ध क्या देखते हैं कि वहाँ पर बरगद के पेड़ के पास ही और एक तालाब था, और एक स्क्वेरल, एक गिलहरी जो बार बार तालाब में जा रही थी, और तालाब से वो अपनी पूंछ को गीली करके वापस आती और एक खुली जगह पर आकर अपनी पूंछ को झटकती, और उसके बाद वो दोबारा से तालाब में चली जाती और फिर से ही इस प्रोसेस को बार बार दोहराती। काफ़ी लंबी समय तक सिद्धार्थ इस प्रोसेस को देखते रहे। लास्ट में उन्होंने और उस स्क्वेरल या उस गिलहरी से पूछा कि आप ये क्यों कर रही हो, क्यों आप बार बार तालाब में जा रही हो, और क्यों आप बार बार तालाब से पानी लेकर के आ रही हो, और उसी पानी से ला ला करके आप यहाँ पर उस पानी को झटक रही हो, तो बेसिकली आप करना क्या चाहती हो। ये बात सुनकर गिलहरी सिद्धार्थ को आंसर देती है। उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरा तो खाली इतना सा लक्ष्य है कि मैं इस तालाब को उस जगह से इस जगह पर ला करके शिफ्ट करना चाहती हूँ। जैसे ही सिद्धार्थ ने ये बातें सुनी तो उन्हें हंसी आ गई कि किस तरीके से एक छोटी सी गिलहरी जो अपनी पूंछ को भिगोकर ला रही है वो इतने बड़े तालाब को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर सकती है। और जैसे ही महात्मा गौतम ने ये कहा कि नहीं ये असंभव है, आप ऐसा नहीं कर सकते, तो गिलहरी ने कहा कि मैं सिद्धार्थ नहीं हूँ। याद रखिएगा, गिलहरी ने कहा कि मैं सिद्धार्थ नहीं हूँ, और इतना कहते ही वो दोबारा से अपने काम में लग गई। और ये चीज़ें बहुत ही आई ओपनर के टाइप से था सिद्धार्थ के लिए। उन्हें रियलाइज़ हो गया कि वास्तव में कुछ भी असंभव नहीं है, और सिद्धार्थ ने उसी बरगद के वृक्ष के नीचे 6 वर्ष तक अपनी कठिन परिश्रम और तपस्या की, और इसी तपस्या के बाद वो सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। महात्मा बुद्ध को प्रेरणा एक स्क्वेरल या गिलहरी से मिली। याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध के साथ साथ स्वामी विवेकानंदा ने भी कहा है कि अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड, कि उठो, जागो और तब तक चलते रहो जब तक कि आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। दूसरा,
अगर मैं बात करूं अपनी, अगर मैं खुद अपने ऊपर इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करूं तो 2010 में, और मैं कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की कोचिंग के लिए देहरादून गया था। जैसे ही मैं कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के लिए देहरादून कोचिंग लेने के लिए गया तो मैंने बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स लगाए, बहुत अल्टीमेट एफर्ट्स लगाए, और मेरा ये मानना था कि मैं उन एफर्ट्स के साथ सीटीएस के एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर सकता हूँ। मैंने अपने आप को और बच्चों से बिल्कुल आइसोलेट कर लिया। जहाँ बाकी बच्चे एंजॉय करते थे, वो घूमने के लिए कभी मसूरी जा रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं, मैंने अपने रूम पर रह कर के अप्रोप्रिएट स्टडी की। और जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो फर्स्ट टाइम कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज सीडीएस का पेपर मेरा क्रैक नहीं हुआ। आई वॉज लिटरली वेरी शॉक्ड। मैं बहुत ज़्यादा शॉक था। मुझे ये लगा कि मुझे छोड़ देना चाहिए। क्लियरली मुझे अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद ही ये लगा कि मेरे से ये नहीं होगा और मुझे ये छोड़ देना चाहिए। लेकिन मेरे मन में एक क्यूरोसिटी थी कि इतना एफर्ट्स होने के बाद भी और मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाया, तो वो बच्चे जो जॉली गुड नेचर से, जो बेसिकली घूमने जा रहे हैं या जो सैटरडे संडे को और स्टूडेंट्स मूवी देखने के लिए जाते थे, एंजॉय करते थे, जो अपने दिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते थे, उनका एग्ज़ाम क्रैक हुआ या नहीं। और जैसे ही मेरे को ये पता लगा कि वो बच्चे जो इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, उसमें से ऑलमोस्ट ज़्यादातर बच्चों का सीडीएस का एग्ज़ाम क्रैक हो गया, तो क्यूरोसिटी के साथ और मैं राजस्थान के एक लड़के से मिला जो मेरा क्लासमेट था। उसका नाम था शंकर शेषमा से मिल करके, और मैंने पूछा कि शंकर, आई वॉन्ट टू नो जस्ट ओनली वन थिंग, कि इतने एफर्ट्स करने के बाद भी और आज मैं उसी जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पे मैं आज से 6 महीने पहले था, और आप लोग ना इतना एफर्ट्स लगाते हो और फिर भी आप लोगों का एग्ज़ाम इजीली क्रैक हो जाता है, तो इसके पीछे क्या रीज़न है। ऐसा सुनने के बाद और शंकर को हंसी आ जाती है, वो हंसने लगता है। ही सिंपली डिक्टेट ए स्टोरी टू मी, वो मुझे एक कहानी सुनाते हैं। उसने कहा कि दो व्यक्ति थे, वो लकड़ियाँ काटने का काम करते थे। वो एक बहुत लंबे समय तक लकड़ियाँ काटते थे और शाम को उन लकड़ियों को तोला जाता था और उनकी तोलने के हिसाब से ही उनको उनकी पेमेंट दी जाती थी। शाम को जब भी लकड़ियाँ तोलती तो एक व्यक्ति की लकड़ियाँ दूसरे व्यक्ति से काफ़ी ज़्यादा होती थी, जबकि एफर्ट्स दोनों, एक वर्किंग आवर्स दोनों के ऑलमोस्ट सेम थे। तो एक व्यक्ति जिसकी लकड़ियाँ हमेशा कम होती थी, उसने एक दिन उस व्यक्ति से पूछ लिया जिसकी लकड़ियाँ ज़्यादा होती थी। उसने कहा कि हम लोग समान घंटे काम करते हैं, फिर भी मेरी लकड़ियाँ हमेशा कम और तुम्हारी लकड़ियाँ सबसे ज़्यादा क्यों होती है, जबकि तुम तो आराम भी करते हो। मैं बीच में कई बार देखता हूँ कि आप बैठे भी रहते हो, जबकि मैं कंटिन्यूअस एफर्ट्स करता रहता हूँ, तब भी मेरी लकड़ियाँ कम क्यों होती है। तो इस पे जिस व्यक्ति की ज़्यादा लकड़ियाँ होती थी उसे हंसी आ गई और उसने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं कुछ समय रेस्ट भी करता हूँ और कुछ समय काम भी करता हूँ, और आप 24 घंटे काम करते रहते हो, इस के बावजूद भी मेरी लकड़ियाँ ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि जिस समय मैं रेस्ट करता हूँ उस समय मैं अपनी कुल्हाड़ी को धार देता हूँ, और धार देने के बाद दोबारा से मैं उसी एनर्जी से काटना शुरू कर देता हूँ, और कंक्लूजन ये निकलता है कि शाम होते होते मेरी लकड़ियाँ तुम्हारी लकड़ियों से काफ़ी अधिक हो जाती है। तुम ये बताओ कि आखिरी बार तुमने अपनी कुल्हाड़ी को धार कब दी थी। और यही बात शंकर शेषमा ने मेरे से कहा। उसने ये कहा कि आप मुझे ये बताओ कि आखिरी बार आपने अपनी कुल्हाड़ी को धार क्यों दी थी। जो बातें शंकर शेषमा कहना चाह रहे थे उसका कंक्लूजन मैं समझ गया था। उसका कहना ये था कि मान लीजिएगा अगर आपका मूवी देखने में इंटरेस्ट है तो आप बेसिकली 24 आवर्स स्टडी करके उस चीज़ को क्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि फिजिकली तो आप पढ़ रहे हो लेकिन मेंटली आपका दिमाग कहीं और जा रहा है। तो वो चीज़ जिसमें आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है उस चीज़ के साथ कंक्लूड कीजिएगा अपनी स्टडी को, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। और उसके बाद से लगातार मैंने कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के एग्ज़ाम को क्रैक किया। ये अलग बात है कि मैं फौज में नहीं गया, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन मेरे को इस बात का रियलाइज़ हो गया था कि वास्तव में इम्पॉसिबल या असंभव नाम की इस दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है। जीतते वो नहीं हैं जो वास्तव में, हारते वो नहीं हैं जो वास्तव में हार जाते हैं, और हारते वो हैं जिन्होंने अपने मन में ठान लिया कि हम जीत नहीं सकते। अगर युद्ध में जीत निश्चित है तो एक कायर व्यक्ति भी लड़ने के लिए मैदान में जा सकता है, जबकि असली बहादुर तो वही है जिसे पता है कि मैं हारूंगा फिर भी वो लड़ने के लिए मैदान में गया।
और इसी के साथ और जीवन के एक अहम लक्ष्य के बारे में मेरे को पता लगा, और उन्हीं चीज़ों को आज मैं आप लोगों के साथ रिवील कर रहा हूँ। तो यकीन मानिएगा, असंभव कुछ भी नहीं है। असंभव नाम के शब्द को अपनी डिक्शनरी से निकाल दीजिएगा। थर्ड, अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने थॉमस एल्वा एडिशन का नाम सुना होगा। थॉमस अल्वा एडिशन, जिन्होंने ग्रामोफोन और इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया, और ग्रामोफोन और इलेक्ट्रिक बल्ब के आविष्कार करने के बाद उनको पॉपुलैरिटी या लोकप्रियता बहुत ही ज़्यादा मिली। थॉमस एल्वा एडिशन से बल्ब के आविष्कार करने के बाद, और एक व्यक्ति ने पूछा था, रिपोर्टर ने उनसे, कि थॉमस जी, आपको रातों रात सफलता मिल गई तो आपको कैसा लग रहा है? तो थॉमस अल्वा एडिशन ने कहा था कि मुझे ही पता है कि वो रात कितनी लंबी थी। वास्तव में अगर मैं बात करूँ थॉमस अल्वा एडिशन की, तो थॉमस अल्वा एडिशन की जो स्टोरी है वो बहुत ही इंस्पायर करती है हमें। थॉमस अल्वा एडिशन को 12 वर्ष की उम्र में स्कूल से निकाल दिया गया। स्कूल से निकालने के पीछे एक रीज़न था। थॉमस बिल्कुल जिज्ञासु प्रवृत्ति के बच्चे थे। वो क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पूछते थे। वो अपने टीचर से इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते थे कि अगर पक्षी उड़ सकते हैं तो हम उड़ क्यों नहीं सकते। और टीचर्स के पास ऐसे क्वेश्चंस का कोई जवाब नहीं होता था। यही रीज़न था कि उसकी सनक और उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को देखते हुए उसके टीचर उससे परेशान बहुत ही ज़्यादा थे। थॉमस अल्वा एडिशन खुद भी एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा करते थे। उन्हें लगा कि पक्षियों के अंदर कुछ ऐसा विशेष होता है जिसकी वजह से वो उड़ पाते हैं। उन्होंने कुछ एक पक्षियों को पकड़ा, उन्होंने उसको एक तरीके से और उनकी सब्जी बनाकर और अपने एक फ्रेंड को खिला दी, ये देखने के लिए कि वास्तव में क्या उनका फ्रेंड भी उसको खाने के बाद उड़ सकता है या नहीं। और इसी चीज़ों के कारण और 12 वर्ष की उम्र में थॉमस एल्वा एडिशन के घर पर उसकी स्कूल की तरफ से एक लेटर आता है, और उस लेटर में लिखा हुआ था स्कूल के प्रिंसिपल ने कि इसमें कोई शक नहीं है कि थॉमस अल्वा एडिशन, जो कि आपका बेटा है, वो बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का बच्चा है। लेकिन जिस जिज्ञासु प्रवृत्ति का वो बच्चा है, उसके स्टैंडर्ड के टीचर्स हमारे स्कूल में अवेलेबल नहीं हैं। इसलिए हमारी हाथ जोड़ करके आपसे रिक्वेस्ट है कि आज के बाद आप अपने बच्चे को स्कूल में भेजने की कोशिश ना करें, क्योंकि हमारे टीचर उस बच्चे के योग्य नहीं है। जैसे ही थॉमस की माँ को ये पता लगा, उन्होंने अपने बेटे को स्कूल जाने से रोक दिया। क्या आपको पता है कि थॉमस अल्वा एडिशन की प्राइमरी एजुकेशन ही कंप्लीट हुई थी? इसके बाद तो थॉमस अल्वा एडिशन कभी स्कूल में गए ही नहीं। इसके बाद थॉमस अल्वा एडिशन की मदर ने उनको प्राइमरी एजुकेशन घर पर ही देना स्टार्ट किया, और बेसिकली उनकी मदर से ही वो इंस्पायर होकर के और उन्होंने आगे चल कर के और इन ऊंचाइयों को हासिल किया। आपको क्या ये अजीब नहीं लग रहा कि थॉमस एल्वा एडिशन की जो स्कूलिंग थी वो खाली 12 साल की उम्र तक ही हुई थी, क्योंकि इसके बाद तो वो कभी स्कूल में गए ही नहीं। थॉमस एल्वा एडिशन को सब लोग मंद बुद्धि या कई बार पागल कहकर के भी बुलाते थे, और ऐसा उनको उनकी सनक की वजह से कहा जाता था। और मैं आपको यकीन दिला दूं कि जब आपको लोग पागल कहने लग जाएं तो समझ लीजिएगा कि आप एक सही रास्ते पर चल रहे हैं। ये सफलता का शॉर्टकट है कि आपको अगर पागल कहने लग गए तो आप ये मान लीजिएगा कि आपने सफलता की फर्स्ट स्टेप को अचीव कर लिया है। ऐसा ही थॉमस अल्वा एडिशन के साथ हुआ। थॉमस अल्वा एडिशन इन बातों को सुन सुन करके पक गए थे, जब लोग उनको ताने देते थे, उनको मंदबुद्धि या उनको यहाँ तक कि पागल भी कह दिया जाता था। थॉमस एल्वा एडिशन एक रेलवे वर्कशॉप में काम करते थे, और एक दिन उनसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, जिसकी वजह से ट्रेन के एक इंजन में और आग लग गई। और आग लगने की वजह से जो उसके अधिकारी थे वो नाराज बहुत ही ज़्यादा हुए, और नाराज हुए अधिकारी ने बहुत ज़ोर से एक चाटा मार दिया थॉमस एल्वा एडिशन को। और वो चाटा इतनी ज़ोर से उनको लगा कि धीरे धीरे उनकी सुनने की क्षमता कम हो गई। जब कोई भी व्यक्ति डिसेबल हो जाता है तो वो इसके लिए अपने आप को या भगवान को कोसना शुरू कर देता है, लेकिन इस बात के लिए थॉमस एल्वा एडिशन ने भगवान को शुक्रिया कहा। उसने कहा कि बहुत बढ़िया हुआ कि मुझे सुनना कम हो गया, क्योंकि अब मुझे लोगों की अननेसेसरी बकवास वाली बातें सुनाई ही नहीं देगी। और इसके बाद थॉमस एल्वा एडिशन ने लगभग 9,999 बार एफर्ट्स लगाए
एक बल्ब को बनाने के लिए, क्योंकि उनका ये मानना था कि आने वाले समय में हम लाइट को इतना सस्ता कर देंगे कि इसकी पहुंच हर व्यक्ति तक हो जाएगी, ये खाली एक उच्च वर्ग के लिए चीज़ ही नहीं रहेगी। यही रीज़न था कि उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब को इन्वेंट करने के लिए बार बार एफर्ट्स लगाए। हर बार थॉमस अल्वा एडिशन हार जाते थे, वो बल्ब नहीं बना पाते थे। 10,000वीं बार और थॉमस अल्वा एडिशन ने बल्ब को बना करके तैयार कर दिया। जब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आप इतनी बार फेल हुए तो इन फेलियर से आपने क्या सीखा, तो थॉमस अल्वा एडिशन ने कहा कि हर बार मैंने एक गलती की और मैंने उससे सीख ली और अगली बार मैंने वो गलती नहीं की। मैंने इस बल्ब को बनाने में 9,999 बार गलतियाँ की और चूँकि मैंने उन 9,999 गलतियों को 10,000वीं बार नहीं दोहराया, इसीलिए मैं बल्ब को बनाने में सफल हो गया। यही रीज़न था कि थॉमस अल्वा एडिशन की पॉपुलैरिटी बहुत ही ज़्यादा हुई। इन्होंने आगे चल कर के ग्रामोफोन का आविष्कार किया और इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है, क्योंकि थॉमस अल्वा एडिशन ने अपनी नाम से 1093 चीज़ों को पेटेंट करवाया हुआ है। इनकी ऐसी खोजें हैं, इन्वेंशन है 1093 जो इनके नाम से रजिस्टर्ड हैं। थॉमस अल्वा एडिशन इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद, जब ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति थे, एक दिन शॉर्ट सर्किट की वजह से और इनकी कंपनी में आग लग जाती है और सुबह होने तक इनकी कंपनी पूरी तरीके से जलकर राख के एक ढेर में तब्दील हो जाती है। सब लोग, सब कर्मचारी जब सुबह पहुंचते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उनकी वर्षों की मेहनत के बाद खड़ी की गई एक कंपनी जल करके राख हो गई। लेकिन वो सब ये देख करके आश्चर्यचकित थे कि साइड में खड़े हुए थॉमस अल्वा एडिशन बहुत ही ज़्यादा मुस्कुरा रहे थे और वो हंस रहे थे। कर्मचारियों को ये बात बहुत ही अजीब लगी और उन्होंने अपने मैनेजर थॉमस अल्वा एडिशन से पूछा कि हम सब लोग दुख में हैं क्योंकि हमारी कंपनी जल करके राख हो गई, हमारी जॉब चली गई और आप इस कंपनी के कर्ता धर्ता होने के बावजूद भी खड़े होकर के हंस रहे हो। तो देखिएगा उस महान व्यक्ति ने हंसते हुए क्या कहा। उस महान व्यक्ति ने हंसते हुए कहा कि बहुत खुशी की बात है कि हमारी कंपनी जल करके राख हो गई। याद रखिएगा, आज से हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। आज से हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। जो भी गलतियां हमने की थी आज तक, वो सब गलतियां जल करके इस राख के ढेर में तब्दील हो गई है। और कुछ भी ना होने की सबसे अच्छी बात यह है कि हम कल से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। देखिएगा कितने इंस्पायरिंग वर्ड रहे हैं थॉमस अल्वा एडिशन के, कि सब कुछ जल जाने में भी अपना ही भला है, क्योंकि हमने जो गलतियां की थी वो सब जल करके राख हो गई। और यकीन मानिएगा अब हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, और अगर हमारे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं तो क्यों ना कल से हम एक नई शुरुआत करें। और इसके बाद थॉमस अल्वा एडिशन ने उन ऊंचाइयों को छुआ जिनके बारे में सोचना तो दूर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इसी कड़ी में फोर्थ सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति आते हैं। मैं उनका नाम आपको बाद में रिवील करूंगा, लेकिन वो एक बहुत ही गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ और इसी गरीब परिवार में जन्म होने के साथ साथ 7 वर्ष की उम्र में और फैमिली डिस्प्यूट होने की वजह से, कोई ज़मीन जायदाद का डिस्प्यूट था जिनकी वजह से उन्हें अपना वो गांव छोड़ना पड़ा। और उसके बाद उन्होंने एक तरीके से नोमाड्स, खाना बदोशों की ज़िंदगी जीना व्यतीत किया, क्योंकि उनके पिता के पास कोई एक अच्छा बिजनेस या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं थी। इसकी वजह से वो शहर दर शहर घूमते रहे और इसी शहर दर शहर घूमने में 9 वर्ष की आयु में और उनकी माता की डेथ हो गई। ये एक छोटे बच्चे के लिए बहुत ही शॉकिंग था कि उसकी 9 साल की उम्र में उसकी मदर की डेथ हो जाती है। वो लड़का अपने फादर के साथ छोटे मोटे काम करना स्टार्ट कर देता है। वो लड़का जब बड़ा होता है तो उसकी इच्छा होती है कि क्यों ना वो कानून की पढ़ाई करे। वो बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स लगाता है कानून की पढ़ाई करने के लिए, लेकिन उस समय उसके परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी। यही रीज़न था कि वो बच्चा न्यूज़पेपर बेचने का काम करता है, न्यूज़पेपर बेच करके कुछ पैसे इकट्ठे करता है, लेकिन जिस लॉ यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन लेना चाहता था उस लॉ यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन नहीं होता है।
19 साल की उम्र में, और वो लड़का एक बिजनेस की शुरुआत करता है, लेकिन वो उस बिजनेस में फ्लॉप हो जाता है। 24 साल की उम्र में आकर के वो उस लड़की को अपना पहला प्यार मिलता है। जिस लड़की से प्यार करता था वो उस लड़की से शादी करता है, और कुछ समय बाद ही और उस लड़की की भी डेथ हो जाती है। और ये उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी क्षति थी, और ये इतनी बड़ी क्षति थी उस व्यक्ति के लिए कि अपनी पत्नी के मरने के 2 साल बाद ही उसे नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। नर्वस ब्रेकडाउन का होने का मतलब है कि बेसिकली वो पागलपन के उस दौर तक पहुंच गया जिससे कोई भी व्यक्ति वापस नहीं आ सकता। इसके बाद वो फिर से खड़ा होता है, रिकवर करता है, और 38 साल की उम्र में पहली बार लोकल गवर्निंग बॉडीज़ की, जिन्हें हम पंच, सरपंच और जिला परिषदें कहते हैं, इनका चुनाव लड़ता है। लेकिन वो इनके चुनाव में बहुत ही बुरी तरीके से हार जाता है 44 साल की उम्र में। और वो एक बार फिर कांग्रेस की तरफ से सीनेट के पद के लिए आवेदन करता है, लेकिन कांग्रेस उसके सीनेट के पद के आवेदन को रिजेक्ट कर दी जाती है और उसे टिकट नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो इलेक्शन नहीं लड़ पाता। 48 साल की उम्र में आकर के वो उसे टिकट मिलती है और फिर वो सीनेट का इलेक्शन लड़ता है। 48, 52, 56 और 58 साल की उम्र में सीनेट का इलेक्शन बार बार लड़ने पे भी और उस व्यक्ति को हार ही मिलती है। 59 साल की उम्र में और वो व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के इलेक्शंस के लिए खड़ा होता है, लेकिन ये भी डेस्टिनी ही थी कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी उसे बहुत ही करारी शिकस्त मिलती है, लेकिन वो व्यक्ति हारने वालों में से नहीं था। 1860 में उस व्यक्ति ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट पद के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया, और 1860 में वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बने। वो व्यक्ति कोई और नहीं, उस व्यक्ति का नाम अब्राहम लिंकन था, जिन्हें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत ही सम्मानित राष्ट्रपतियों में से गिना जाता है। याद रखिएगा, जहाँ हमें एक बार हमारा हार से सामना होता है तब हम लोग थक हार कर क्विट करके बैठ जाते हैं कि अब हमसे नहीं होगा। तो उन लोगों को इन इंस्पायरिंग स्टोरीज के बारे में ज़रूर सुनना चाहिए, जिन लोगों ने अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानी। मैं आपको लास्ट में फिर कहना चाहूँगा कि जीतते वो नहीं हैं, हारते वो नहीं हैं, सॉरी, जो वास्तव में हार जाते हैं, जबकि हारते वो हैं जिन्होंने अपने मन में ठान लिया कि हम जीत नहीं सकते। आज के वार्तालाप सेशन के अंत में और मैं आपको अपने सबसे रोचक सेगमेंट की तरफ लेके चलता हूं, जिसमें हम अपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट से आपको रूबरू करवाते हैं। और इस कड़ी में आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं तुही राम से। देखिएगा, तुही राम की अगर मैं बात करूं तो एक टीचर की लाइफ में हज़ारों स्टूडेंट आते हैं और हज़ारों स्टूडेंट जाते हैं। कुछ एक ही स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें एक टीचर लंबे समय तक याद रखता है, और तुही राम उन्हीं स्टूडेंट्स में से एक था। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से और तुही राम को कुछ कहना चाहता हूँ। पिछले साल तुही की शादी थी, मैं शादी में नहीं जा पाया। तुही राम इस बात से थोड़े खफा भी हुए, लेकिन आज मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से शायद तुही राम की सफलता के प्रति और न्याय कर पाऊंगा, इसी उम्मीद के साथ। और मैं तुही राम के बारे में आपको अगर कुछ बताना चाहूँ तो तुही राम से मेरी पहली मुलाकात 2016 के आसपास हुई। 2016 ये वो टाइम पीरियड था जब तुही राम स्पेशल एक क्लास लेने के लिए आए थे मेरी, लेकिन वो कुछ रीजंस था, हम आगे बात करेंगे उनके बारे में भी, और उसकी वजह से तुही मेरी वो क्लास नहीं ले पाए। तुही से मेरी दूसरी मुलाकात 2017 के लास्ट या 18 में हुई। उस समय तुही राम एक दूसरे लड़के के साथ वो नोट्स लेने के लिए आया। नोट्स लेने के बाद तुही राम चले गए वहाँ से। तुही राम से मैं फाइनली 2019 में मिला। 2019 वो टाइम पीरियड था जब मैं एक एकेडमी में टीच करता था। तुही राम का रेलवे का एग्ज़ाम था। तुही राम मिलता है मेरे से, और उसका जो मेन मकसद था वो ये था कि एक बहुत ही शॉर्ट समय में और तुही राम को अपने उस एग्ज़ाम को क्रैक करना था। पटौदी के रामपुर का ये लड़का औरों से बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल हटकर के है तुही राम। हटकर के मैंने तुही राम को के बारे में क्यों कहा, क्योंकि पटौदी के आसपास कई जागरणों में, माता के जागरणों में आपको तुही राम गाते हुए मिल जाएंगे। तुही राम के अंदर एक हिडन टैलेंट है कि उनको सिंगिंग से बहुत ही ज़्यादा चाव है।
बचपना, अल्हड़पन, ये सब तुहिराम में कूट कूट कर भरे हुए हैं। उनका एक खुद का चैनल भी है, तुहिराम ऑफिशियल। अगर आप उस पर जाओगे तो आप देखोगे कि एक साइड तुहिराम माता के भजन गा रहे हैं और दूसरी साइड अपने बटनों को क्लोज कर रहे हैं। मतलब वो इतना डूब जाता है उसमें कि उसे यही नहीं पता होता कि बेसिकली वो क्या कर रहा है। तुहिराम बिल्कुल एक साधारण से बच्चों में से एक था। गमछा बांध करके तुहिराम आते थे, क्लास में सबसे पीछे बैठते थे, मेरे को आज भी याद है। तुहिराम की खास बात ये भी थी कि तुहिराम कभी भी अपने पास कॉपी, पेन, पेपर, पेंसिल कुछ नहीं रखते थे। वो जस्ट आ गए और जैसे ही वो आए उन्होंने अपने आस पड़ोस वालों से कहा कि ला भाई पेन देना, ला पेंसिल देना और कॉपी देना। और तुहिराम ने एक पेज पर कुछ चीज़ें पढ़ी, तुहिराम ने उनको नोट किया और जाते समय तुहिराम ने उन्हीं को फोल्ड किया और अपनी पॉकेट में डाली और तुहिराम चले गए। तुहिराम की इस बचपने की वजह से, इसी लड़कपन की वजह से शायद तुहिराम आज उस जगह पर है, उस मुकाम पर है जिसे हर कोई हासिल नहीं कर पाता। तुहिराम इस समय इंडियन रेलवे में क्लर्क हैं। अगर आप दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जाओगे तो जो गुड्स रूम है उसमें आपको तुहिराम के दर्शन हो जाएंगे। तुहिराम के अंदर लड़कपन इतना ज़्यादा था कि एक दिन मैंने तुहिराम को देखा तो उसके बाल काफ़ी बड़े बड़े थे। तो मैंने कहा कि तुहिराम बाल क्यों नहीं कटवा लेता? तो कह रहे गुरुजी घर वाले पैसे ही नहीं देते। तो मैंने कहा कि घर वाले पैसे नहीं देंगे तो इसका मतलब क्या तुहिराम बाल नहीं कटवाएगा? उसने कहा, बोला गुरुजी बिल्कुल नहीं, जिस दिन खुद की कमाई करने लग जाएंगे, चाहे 20 रुपये से ही बाल क्यों ना कटे, बाल उसी दिन कटाएंगे। और भी काफ़ी किस्से हैं तुहिराम के। अकेडमी के दो अलग अलग हॉल थे, एक हॉल में क्लास ख़त्म होती तो दूसरे हॉल में क्लास शुरू होती। तो मैंने कई बार तुहिराम से कहा, एक हॉल में क्लास खत्म होती, दूसरे हॉल तक वो पैदल जाता था, 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा डिफरेंस था, मेरे को बाइक से जाना होता था। तो मैं कई बार तुहिराम से कहता कि चल मेरे साथ बाइक पे। तुहिराम कहता, बोलो गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है, आप चलो, मैं आपके वहाँ पे पहुँचने से पहले ही पहुँच जाऊँगा। और मैं शॉक्ड होता था कि तुहिराम मेरे से पहले कैसे पहुँच जाएगा। तुहिराम कहता, बोलो गुरुजी यहाँ से शूट मार देंगे, गोली। और वास्तव में मैं शॉक्ड था कि जब तक मैं वहाँ पे पहुँचता तो ही मेरे से पहले वहाँ पे पहुँचा मिलता। तो कुछ एक ऐसी चीज़ें थी तुहिराम में जो उसे बाकी बच्चों से अलग बनाती थी। 4 भाइयों में दूसरे नंबर के तुहिराम ने अपने माता पिता, अपने समाज का नाम इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा ऊंचा किया। और तुहिराम के बारे में और कुछ ज़्यादा बताने से अच्छा है कि तुहिराम अपने बारे में खुद ही बताइए। आएगा आगे चल करके। इस सेशन को कंक्लूड करने से पहले हम सुनते हैं तुहिराम की कहानी, उसी की जुबानी। और अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगे सो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इन सब चीज़ों को करने से हमारा मोराल बढ़ता है। और पिछले कुछ दिनों से और 2 या 3 दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रही थी, उसके पीछे कुछ एक रीजंस थे। मैं आप लोगों को आज ये विश्वास दिलाता हूँ, ये प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद हर रोज़ आपको वीडियो मिलेगी और मंथली आपको कम से कम 2 वार्तालाप सेशंस मिलेंगे। थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा क्योंकि YouTube के कुछ एक क्राइटेरियाज हैं लाइव आने के लिए, जिसकी वजह से मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स को नहीं ले पाता हूं। अगर वो क्राइटेरियाज हम इस मंथ में कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं आपके साथ लाइव भी इंटरेक्ट होऊंगा, कोशिश करूंगा। सो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब करवाइएगा चैनल को, ताकि हम लोगों का मोराल बढ़े। और सुनते हैं तुहिराम की कहानी, उसी की जुबानी। थैंक यू। दगाबाज रे हाय दगाबाज रे, तोरे नैना बड़े दगाबाज रे। हाँ कल मिले, हाँ कल मिले, कल मिले ही हम कब भूल गए आज रे। हाय दगाबाज रे, तोरे नैना बड़े दगाबाज रे। हाँ दगाबाज 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 रे, हाय तोरे नैना बड़े दगाबाज रे। राम राम दोस्तों, मेरा नाम तुहिराम गौड़ है। मैं रामपुर गांव से बिलोंग करता हूँ, जो कि पटौदी एरिया में है। और मेरा तो नाम भी राम और गांव भी राम और भक्त परशुराम, भक्त हूँ मैं परशुराम का। और मैं अपने बारे में अगर बताऊँ तो मैंने ग्रेजुएशन कॉमर्स से किया है। मैंने बीकॉम की है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, सत्यवती कॉलेज रेगुलर से। और 2013 में मैंने पास आउट किया और फिर गांव लौट आया। उसके बाद थोड़ा करियर के तरफ रुझान बना कि क्या करना चाहिए। उससे पहले करियर के बारे में
कोई दिलचस्पी इतनी थी नहीं, सोचा नहीं था क्या करना है आगे क्या नहीं करना है। इंटरेस्ट था तो बस सिंगिंग में, वो आपको दिख ही रहा होगा कि स्टार्टिंग से ही सिंगिंग का बहुत शौक था। लेकिन क्योंकि गांव में थोड़ा सा एनवायरनमेंट जिस तरीके का होता है, फैमिली का सपोर्ट नहीं होता है गांव में इस तरीके से, तो इसलिए पढ़ाई में ही अपना ध्यान लगाया। और पढ़ाई में भी अच्छा था, मैं मेरिट से पास होता था हर बार। और ग्रेजुएशन करने के बाद 2013 में जब आया तो मेरा थोड़ा रुझान बैंकिंग की तरफ हुआ कि कॉमर्स से मैंने ग्रेजुएशन की है तो क्यों ना बैंकिंग की तरफ जाया जाए। गवर्नमेंट बैंक के लिए, जो नेशनलाइज बैंक होते हैं उनके लिए कोचिंग स्टार्ट की। और कोचिंग स्टार्ट की तो एकेडमी ज्वाइन की, उसमें बहुत बार एग्ज़ाम्स दिए, लेकिन कुछ भाग्य का खेल लगा लो, किस्मत में नहीं था। कभी 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से मैं उसमें सक्सेस नहीं पा सका। कई साल तक कोशिश करने के बाद भी जब मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, बस था तो मेरे पास एक नॉलेज आ गई थी कि हाँ कोचिंग ली तो जिससे जो मेरे को नॉलेज गेन हुई थी उसकी खुशी थी मेरे को। बाकी कोई एग्ज़ाम मेरा लास्ट स्टेज तक क्लियर नहीं हुआ था। उसके बाद मैं बड़ा हताश हो गया, स्ट्रेस में भी रहा बहुत दिन तक। मेरी जो सबसे बड़ी गलती मेरे को समझ में आती है वो है कि मैंने एक तरफ ही अपना सारा लक्ष्य निर्धारित कर लिया, जो मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है, आपके अकॉर्डिंग एक फोकस करना सही हो, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे बहुत सारी चीज़ों को साथ लेके चलना था। जैसे कि बाकी जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, उनमें बाकी सिलेबस सब सेम ही होता है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होते हैं उनमें। तो आप लोगों को सभी एग्ज़ाम्स को साथ लेके चलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिस चीज़ के पीछे हम जा रहे हैं वो हमारी किस्मत में ही ना हो। क्योंकि मैं समझता हूँ कि 100% में अगर 95% हमारी मेहनत है तो 1% लक काम करता है, और 4% मैं समझता हूँ कि टीचर हमें जो गाइड करता है, हमें कैसा टीचर मिला है, कैसा गुरु मिला है, उस पर डिपेंड होता है। तो इस तरीके से मैंने कुछ ज़्यादा बैंकिंग के सिवा कोई एग्ज़ाम भी नहीं भरा, और जिसके कारण से बैंकिंग और हर बार 1-2 नंबर से रहते हुए वो इच्छा भी ख़त्म नहीं हो रही थी कि इस बार होगा, इस बार होगा, इस बार होगा। और इस तरीके से मैं अपनी मेहनत करता रहा। लेकिन जब क्योंकि मैं स्ट्रेस में आ गया कि मुझे सक्सेस नहीं मिल रही है और इधर से उधर से छोड़ दिया मैंने पढ़ाई करना, तभी मेरे एक दोस्त ने कभी पहले रेलवे का एग्ज़ाम भरवाया था मेरे से। मेरा इंटरेस्ट नहीं था बैंकिंग से वा किसी भी चीज़ में, लेकिन क्योंकि उन्होंने बोला था तो मैंने भर दिया था। और उसका जो नोटिफिकेशन आया एग्ज़ाम्स के लिए वो काफ़ी दिन बाद आया। और जब उसका नोटिफिकेशन आया तो मेरे फ्रेंड ने मेरे को कॉल करके बताया कि एग्ज़ाम डेट आ गई है और तैयारी दोबारा से शुरू कर दे। और तभी उस दौरान कुछ बच्चे, लोकल बच्चे मेरे पास कोचिंग के लिए आते थे, क्योंकि कोचिंग ली थी बैंकिंग के लिए, और बैंकिंग के लिए कोचिंग ली थी तो उसमें रीजनिंग और मैथ मेरा काफ़ी अच्छा हो गया था। बट जो असली चीज़ थी, जो मैं समझता हूँ कि जिसके कारण से मैं सक्सेस नहीं पा सका, वो था जीए पोर्शन। मेरे को जीए सबसे ज़्यादा बोरिंग और टफ लगता था, कुछ याद नहीं होता था, और इतना बोरिंग लगता था कि टीचर पढ़ा रहा है तो मेरे को नींद आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि मैं इतना अच्छा स्कोर जीए में ही नहीं कर पाया। उसी कारण से कभी 1 नंबर, कभी 2 नंबर, इस तरीके से मेरी परफॉर्मेंस रही और मैं बैंकिंग में सफलता नहीं पा सका। लेकिन क्योंकि दोस्त ने कहा कि अभी रेलवे का एग्ज़ाम आने वाला है तो तैयारी कर, तो मैंने स्टार्ट की। स्टार्ट क्या करना था, बस रीजनिंग और मैथ मेरा वैसे ही अच्छा था, पढ़ा भी रहा था मैं बच्चों को। लेकिन जो जीके जिसका डर था मेरे को, उसके लिए मेरे को मिले अजय पाल सर, अजय पाल यादव। और मैं आपको बताऊं तो 2-3 साल पहले भी मैंने अजय सर के बारे में सुना था, जब मेरे 2 दोस्त एक अकेडमी में जाते थे और उन्होंने बताया कि आज एक टीचर आए हैं अजय पाल यादव जी, और उन्होंने जैसे जीके पढ़ाई है तो मतलब लाजवाब, जिस तरीके से शेर व शायरी की है, बीच बीच में जोक पास किए हैं, मतलब हमें बोर नहीं होने दिया और हमें बड़ा इंटरेस्ट आया जीके की क्लास लेके। तो उस दिन मैं सर की क्लास नहीं ले पाया,
लेकिन उसके बाद मेरे को सौभाग्य मिला, उस रेलवे के एग्ज़ाम के दौरान मैं सर से मिला, मैंने सर की एकेडमी ज्वाइन की और पहली ही क्लास में मेरे को भी लगा कि वाकई में सर कुछ अलग है, हटके हैं। सर जिस तरीके से बताते हैं जीके को, लगता ही नहीं है जीके पढ़ रहे हैं हम, बोर ही नहीं होता है आदमी, और मतलब इंटरेस्ट उसमें जाता ही चला जाता है। इस तरीके से पढ़ाते हैं, उनका जो फ्रेंडली नेचर है, जिस तरीके से वो बीच बीच में जोक पास करते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगता है जीके पढ़ना। और उससे सर ने नोट प्रोवाइड किए, बहुत कम टाइम ही बचा था क्योंकि डेट्स आ चुकी थी एग्ज़ाम्स के लिए, तो सर के नोट्स तैयार किए मैंने, सर ने नोट्स प्रोवाइड किए, कुछ क्लासेस ली सर की, और उससे मेरे को, और सर जिस तरीके से मोटिवेट करते हैं ना, उनसे लगता है कि सिलेक्शन पक्का है, बस जो सर कह रहे हैं उसको फॉलो कर लो। बाकी ऐसा लगता है कि सर गारंटी दे रहे हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है, यही तो आना है एग्ज़ाम में। और उस तरीके से मेरे को अंदर से दोबारा से मोटिवेट हुआ मैं, और मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस जागने लगा, और मैंने एग्ज़ाम दिया, और भगवान की कृपा से लगा लो, और सर की तो दया दृष्टि बनी मेरे ऊपर, जो मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया। और एक बात ये भी है कि सर बहुत होते हैं हमारी लाइफ में, लेकिन कई बार है ना मन करता है गुरुजी, जिसको हम गुरुजी कहें, ऐसा मन करे, वो सर है अजय पाल यादव जी। और मैं कहता हूँ कि आप सभी को सर का क्लास लेनी चाहिए। अभी कोरोना काल चला हुआ है क्यों, तो आप ऐसा भी नहीं है कि सर से डायरेक्ट जाके ऑफलाइन क्लास लें, लेकिन अभी अभी सर ने न्यू चैनल स्टार्ट किया है यूट्यूब पे, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ स्टडी, तो आप वहाँ से बेनिफिट उठा सकते हैं सर की क्लास का। और सब्सक्राइब कीजिए सर के चैनल को, और वहाँ से क्लासेस स्टार्ट कीजिए, और आपको सच में ही लगे कि हाँ सच में ही कुछ सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो लाइक कीजिए और लोगों को भी शेयर कीजिए। राम राम दोस्तों।